हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में सीक्वेंस सीरीज के हर एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो आपका वन शॉट होगा सीक्वेंस सीरीज का। ये वीडियो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन मेंस में पूछा ही जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो सीक्वेंस सीरीज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस किसको कहते हैं, ध्यान दें। सीक्वेंस जो है वो नंबर का कलेक्शन होता है। जब कभी भी आपके पास नंबर का कलेक्शन हो, चाहे वो नंबर किसी भी तरह का हो, अगर आपके पास नंबर का कलेक्शन है तो वही आपका सीक्वेंस होगा, चाहे वो नंबर किसी भी तरह का हो। याद रखें, किसी भी तरह का। जैसे अगर आपके पास है 2, -3, √5, 6/7, 0.1, तो यहां पे मेरे पास कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर का क्या है, कलेक्शन है। तो ये 5 नंबर का कलेक्शन, यही क्या हो गया, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। याद रखें, सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर। जब कभी भी आपके पास नंबर का कलेक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। तो ये था सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। सीरीज, ध्यान दें, अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, जैसे आपके पास मानिए सीक्वेंस है 2, 3, 5, 10, 15 या 20। यहां पे मेरे पास 6 नंबर का कलेक्शन है। ये 6 नंबर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है और 20। तो जब हम सीक्वेंस के हर एक नंबर को प्लस या माइनस से ऑपरेट करते हैं तो वही सीरीज कहलाता है। जैसे ये मेरे पास सीक्वेंस, हम यहां पे हर एक नंबर को प्लस से ऑपरेट कर दिए, 2 + 3, फिर कर दिए 5, फिर कर दिए 10 + 15 + 20। हम यहां पे क्या किए, हर एक नंबर को प्लस से ऑपरेट कर दिए। तो जब हम सीक्वेंस के हर एक नंबर को प्लस से ऑपरेट कर देंगे, जब हम सीक्वेंस के हर एक नंबर को प्लस से या माइनस से ऑपरेट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज। और हर एक सीरीज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे अगर हम इन सबको जोड़े तो जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। तो हर एक सीरीज का वैल्यू होता है। याद रखें, सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर, और सीरीज में हम क्या करते हैं, उसी नंबर को जब हम प्लस या माइनस से ऑपरेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज। तो ये था आपका सीरीज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस कितने तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस 2 तरह का होता है। एक होता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहां पे देखिए, नाम से ही पता चल रहा, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, तो फाइनाइट सीक्वेंस हम उस तरह के सीक्वेंस को कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस हम उस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे हम बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कितना टर्म है, तो 5 टर्म है। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, काउंटेबल, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर आपके पास है 2, 4, 6, 8 ... यहां पे क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितना टर्म्स है, नहीं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो, जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, अनकाउंटेबल, जिसमें हम टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे यहां पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये मेरा हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, अनकाउंटेबल। अब यहां पे प्रोग्रेशन क्या होता है, ध्यान दें। प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस तो हम देख लिए, सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन जो है वो एक तरह का सीक्वेंस है, लेकिन किस तरह का सीक्वेंस, ध्यान दें। अगर आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10,
अगर आपके पास एक नंबर है 2, 5, फिर 10, फिर 100, फिर 200, फिर -1। अगर हम यहां पे आप लोगों से पूछे, ध्यान दे, यहां पे भी मेरे पास नंबर्स है और यहां पे भी मेरे पास नंबर है, तो ये भी एक सीक्वेंस और ये भी एक सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पे नंबर का कलेक्शन है। तो नंबर का कलेक्शन है तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया, ये भी एक सीक्वेंस। लेकिन इन दोनों सीक्वेंस में एक फर्क है। फर्क ये है कि अगर हम यहां पे आपसे पूछें कि बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं। अगर हम यहां पे पूछें कि पहला टर्म 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर -1 है, उसके बाद कौन सा टर्म होगा प्रेडिक्ट करके बताओ, तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम यहां पे पूछे कि पहला टर्म 2 है, फिर है 4, फिर है 6, 8, 10, नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्रेडिक्ट करो, तो आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये 12 होगा। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो प्रेडिक्ट करके आप बता सकते हैं कि 14 होगा। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, अब हम यहां पे पूछे कि पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर, तीसरा 2 का पावर 3, चौथा 2 का पावर 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर यहां पे नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 2 का पावर 5 होगा। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो 2 का पावर 6। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि आप बता पा रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो जब किसी भी सीक्वेंस में आप अगर नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो वही सीक्वेंस जो होगा प्रोग्रेशन कहलाएगा। और ये प्रिडिक्शन क्यों हो पा रहा, इसमें प्रिडिक्शन नहीं हो पाया, इसमें प्रिडिक्शन हो गया, इसमें प्रिडिक्शन हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि यहां पे जितना भी नंबर है सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहां पे जितना भी नंबर है सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है, वो रूल क्या है? पैटर्न है कि सब में 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां देखिए 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8, 10, 12, 14, 2-2 बढ़ रहा। तो नेक्स्ट बढ़ेगा क्या बनेगा 16 बनेगा, नेक्स्ट बढ़ेगा क्या बनेगा 18 बनेगा। तो यहां पे 2-2 का 2-2 क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा। तो ये एक पैटर्न को फॉलो किया। यहां पे देखिए पावर में 1 आया, यहां पे पावर में 2, फिर पावर में 3, फिर पावर में 4, इस तरह से पावर एक बढ़ रहा। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो किया। वो पैटर्न क्या है कि 2 का पावर एक करके बढ़ता जा रहा है। तो अगर पैटर्न को फॉलो करता है तो वो सीक्वेंस नहीं, वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो प्रोग्रेशन अ टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो पैटर्न को फॉलो करेगा तो वो प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो यही है प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क है? सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ नंबर, प्रोग्रेशन जो होता है वो भी एक तरह का सीक्वेंस होता है, लेकिन उसमें हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो करेगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, बहुत तरह का प्रोग्रेशन होता है, लेकिन हम लोगों को 5 तरह का प्रोग्रेशन पढ़ना है। एक हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, एजीपी मतलब एरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, और लास्ट में आएगा सम स्पेशल सीक्वेंस। इन दोनों से आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इधर इन दोनों से आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हल्का फुल्का यूज आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों का मिला के एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दोनों के कंसेप्ट को मिला के, और इधर एजीपी और सम स्पेशल, ज्यादा सम स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी कि एपी क्या होता है। ध्यान दें, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। तो जरा सोचे, अगर ये प्रोग्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये पैटर्न को तो मानेगा। तो एपी में कौन से पैटर्न को फॉलो किया जाता है, एपी जो है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है? तो ध्यान दें, आपके पास नंबर है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15 ... यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या मिलेगा 3। यहां पे हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किए तो भी 3, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो भी 3, फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे तो भी 3। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम। तो जब सभी का डिफरेंस सेम आए तो वो जो सीक्वेंस होगा, ये जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। आपके पास एक सीक्वेंस है A1, फिर A2, देन A3, A4 डॉट 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 AN-1 और AN। ये सीक्वेंस अगर AP में है, ये सीक्वेंस अगर AP में है तो ये एक कंडीशन को मानेगा। वो कंडीशन क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, और ये बराबर होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के, और ये डॉट 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 बराबर होगा लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म के। और ये चीज जो बराबर होता है ये D के बराबर होता है, और इसी D को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे हम ले तो रहे डिफरेंस, आ तो रहा डिफरेंस, और सबका डिफरेंस क्या है? सेम। इसलिए हम यहां पे क्या कहेंगे? इसको कॉमन डिफरेंस। तो जो भी सीक्वेंस इस कंडीशन को मानेगा, जो भी सीक्वेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, डॉट 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 लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म बराबर होगा जिस भी सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस आपका AP में कहलाएगा, और जो डिफरेंस मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो ये था AP का डेफिनेशन। AP में क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो वो AP है। अब यहां पे हम देखते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? जितना भी सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स है, चाहे वो बाइनोमियल थ्योरम में भी टर्म्स होता है, AP हम देख रहे हैं, GP देखेंगे, सब में मेरे पास सब में कोई ना कोई जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म का काम क्या होता है कि जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है जो सारे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जनरल टर्म एक ऐसा टर्म है जो उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। तो जनरल टर्म जो होता है AP का, उसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। जहां पे A आपका फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है, AN आपका nth टर्म, AN आपका क्या है? nth टर्म, या फिर लास्ट टर्म, या फिर जनरल टर्म कह सकते हैं। AN आपका क्या? nth टर्म कह सकते हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं, या जनरल टर्म। और N आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। N आपका क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। याद रखें, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस N-1 इंटू D, जहां पे A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स, और AN है आपका लास्ट टर्म या जनरल टर्म। अब हम यहां पे देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP मतलब कि जब AP को हम सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, सीरीज के फॉर्म में, जैसे मेरे पास A1, A2, A3, फिर A4 डॉट 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 AN-1 AN, ये तो AP में है, ये आपका किस में है? AP। तो ये तो सीक्वेंस हो गया ना। अब हम क्या करते हैं? हर एक टर्म को प्लस से ऑपरेट कर देते हैं। तो अगर हम प्लस से ऑपरेट किए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 प्लस AN, तो ये सीरीज बन गया। हम आपको बता चुके हैं कि हर एक सीरीज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो इसका जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S क्या हो गया? सम। क्यों? क्योंकि सम है। और N क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स। कितने टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं? तो n टर्म्स को जोड़ रहे हैं। तो Sn क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अगर हम इसी को यहां पे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू D, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को प्लस n-1 इंटू D लिखे। ध्यान दे, यहां पे मेरे पास क्या था? 2a था, तो 2a को हम a प्लस a लिखे, और ये n-1 इंटू D। अब यहां से यहां तक देखिए a प्लस n-1 इंटू D है,
यही आपका nth टर्म था, इसी को हम बोले थे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये a आ गया और ये पूरा आपका l आ गया, और बाहर में आपके पास क्या बचा है n/2, तो ये n/2। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म है और l क्या है लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका Sn का फॉर्मूला। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहां पे आप देखिए Tn जो है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 है। देखिए सिंपल सा चीज है, आप खुद सोचिए Sn क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn को हम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 प्लस an लिख सकते हैं। यहां पे t के टर्म्स में हम a के टर्म्स में लिखे, टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो t से या फिर a से। तो Sn क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर हम बात करें Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 क्या होगा सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स होगा। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ये क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस 1। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सबको। तो अगर हम सबको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आप खुद देखिए यहां से क्या बचेगा Sn माइनस Sn माइनस 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा ये a1 कैंसिल, a2 कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा क्या an। तो ये आपका क्या आ गया an। तो an मतलब क्या हो गया tn कहिए या an कहिए बात सेम है। तो tn इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया Sn माइनस 1। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। जब कभी भी आपका सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, वहां से अगर आपको nth टर्म निकालना हो तो इसी के मदद से निकालेंगे। याद रखें सम ऑफ n टर्म्स दिया है और nth टर्म निकालना हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, या इनफैक्ट कोई भी टर्म निकाल लेंगे। जैसे अगर आपके पास है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ध्यान दें n स्क्वायर प्लस n है और आपसे पूछ दिया कि बताओ a5 क्या होगा। तो यहां पे n के यहां पे 5 रखें तो ये a5, यहां पे n के यहां पे 5 रखेंगे तो ये क्या बनेगा s5 माइनस s4 बन जाएगा। 5 रखेंगे तो s5 यहां से निकाल सकते हैं, s5 यहां से क्या आएगा ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 आएगा, फिर माइनस s4 क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे गौर करें ये 25 प्लस 5 30 आया, यहाँ पे 16 प्लस 4 20 आएगा। तो 30 माइनस 20 आपका क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो 30 माइनस 20 आपका 10 बना 10, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 10। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया है वहां से अगर कोई भी टर्म निकालना हो, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब तो यहां पे मेरे पास है a1 इज इक्वल टू s1, a1 इज इक्वल टू s1। अब खुद सोचिए Sn के बारे में हम क्या बताएं सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर Sn है मतलब n टर्म्स का सम होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं s3 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स होगा, मतलब ये s3 जो है ये a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा। अगर हम बात करें s2 की तो s2 आपका किसके बराबर है s2, तो ये a1 प्लस a2 के बराबर होगा। तो अगर हम s1 की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा a1 के बराबर। तो s3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, s2 सम ऑफ 2 टर्म्स, तो s1 क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ये a1 होगा। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर Sn दिया हुआ है तो nth टर्म हम निकाल सकते हैं। Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। फिर दूसरा अगर Sn दिया हुआ तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर Sn आपके पास है n स्क्वायर प्लस 2n और यहां पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा तो सिंपली a1 इज इक्वल टू s1 होता, तो n के यहाँ पे 1 रख दे। तो अगर हम n की जगह पे 1 रखें तो ये देखिए 3 आ जाएगा, तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यही 3 आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो ये था आपका Sn से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन। अब यहां पे हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे Sn अगर ध्यान दे
Sn अगर आपका क्वाड्रेटिक है n के टर्म्स में, सम ऑफ n टर्म्स अगर क्वाड्रेटिक है n के टर्म्स में, तो इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा AP में बनेगा। इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा किस में बनेगा? AP में, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा 2a। 2a मतलब n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल। जैसे अगर आपके पास Sn है 2n स्क्वायर प्लस 4n, यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास Sn क्या है? 2n स्क्वायर प्लस 4n। तो ये जो Sn है ये क्या है? क्वाड्रेटिक है n के टर्म्स में, मतलब इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो AP में बनेगा। तो अगर AP में बनेगा तो कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा। उसका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो आपका 4 के बराबर हो जाएगा n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल। n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल, तो यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का डबल 4। और अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? n के यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। तो अगर Sn n के रूप में क्वाड्रेटिक है तो उसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा AP में बनेगा, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल। और अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो सिंपली n के यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ AP। ध्यान दे, प्रॉपर्टीज ऑफ AP में क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है, उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट से प्लस कर दे या माइनस कर दे। ध्यान दे, यहां पे क्या है कि अगर एक सीक्वेंस AP में है तो उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट से देखिए प्लस और माइनस किए हैं, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी AP में बनेगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? सेम। जैसे अगर आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, यहां पे देख सकते हैं ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अब हम क्या करते हैं? इस सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम 1 से ऐड कर देते हैं। इस सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम 1 से क्या करते हैं? ऐड। तो अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो ये 3 आएगा, इसमें 1 से ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा, इसको 1 ऐड करेंगे तो 7, ये क्या आएगा? 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अब खुद देखिए ये जो सीक्वेंस बना ये भी AP में बना और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आया? 2। तो कोई सीक्वेंस अगर AP में है तो उसके हर एक टर्म को किसी भी कांस्टेंट से हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उससे सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही सीक्वेंस AP में भी होगा, मतलब वो सीक्वेंस AP में होगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो भी जो नया सीक्वेंस बनेगा वो AP में बनेगा, लेकिन वहां पे कॉमन डिफरेंस में फर्क आ जाएगा। अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं तो कॉमन डिफरेंस इनटू K हो जाएगा, डिवाइड किए तो कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई K। जैसे ये आपका AP में है, अगर हम इसके हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा? 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई किए 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए 18, 3 से मल्टीप्लाई किए 24, 3 से मल्टीप्लाई किए 30 डॉट डॉट डॉट। देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस भी आपका AP में ही है। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 3 क्या है? जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई किए सबको वो, और 2 क्या है? कॉमन डिफरेंस। उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 2 सीक्वेंस है, अब वो दोनों सीक्वेंस AP में है, ध्यान दे 2 सीक्वेंस है और वो दोनों सीक्वेंस किस में है? AP में। तो अगर हम दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो नया सीक्वेंस जो बनेगा वो AP में ही बनेगा। और कॉमन डिफरेंस अगर आप 2 सीक्वेंस को ऐड किए हैं तो नया सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा, 2 सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो नया सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो वही है इफ A1 A2 A3 एक सीक्वेंस AP में है, B1 B2 B3 भी AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D2। यहां पे देखिए दोनों सीक्वेंस को हम क्या कर दिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो जो नया सीक्वेंस आया वो भी AP में आया और कॉमन डिफरेंस देखिए दोनों का ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये था आपका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहां पे देखें, यहां पे देखिए यहां भी आपके पास एक सीक्वेंस AP में और दूसरा सीक्वेंस AP में। पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस D1 और दूसरे वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस D2। ध्यान दे 2 सीक्वेंस है, दोनों AP में। फर्स्ट सीक्वेंस जो AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस D1,
सीक्वेंस जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस D2। अब अगर हम यहां पे दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करें, देखिए A1 B1, A2 B2, A3 B3, या दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म को हम डिवाइड करें तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी में नहीं बनेगा। लेकिन कोई सीक्वेंस ऐसा भी है जिससे मल्टीप्लाई करने से वो एपी में बन जाता है, लेकिन इन जनरल वो एपी में नहीं बनेगा। याद रखें, इन जनरल वो एपी में नहीं बनेगा। फिर आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका जो AR होगा वो बराबर होगा AR माइनस के AR प्लस के डिवाइड बाई 2। मतलब कि इक्वी डिस्टेंस टर्म, जैसे अगर हम A5 लिए तो दो टर्म उससे पहले A3 और दो टर्म उसके बाद A7, उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। मतलब कि AR से जितना टर्म आप आगे लेंगे उतना ही टर्म पीछे ले, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 AR के बराबर होगा। ये था। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर मानिए हमको अपने मन से टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, अपने मन से टर्म्स का क्या करना है, सिलेक्शन। तो अगर 3 टर्म का सिलेक्शन करना है या 5 टर्म का सिलेक्शन करना है या 7 टर्म का सिलेक्शन करना, तो यहां पे क्या आ गया, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते, एक ही है। अब 2 टर्म और करना, तो एक में हम प्लस डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक में माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखिए, जब ऑड टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो उसका हम कॉमन डिफरेंस डी रखेंगे। एक हम ए किए, फिर इधर a प्लस डी कर दिए, a माइनस डी। अगर 5 टर्म का सिलेक्शन करना तो एक किए एक, अब एक तरफ d बढ़ाएंगे तो एक तरफ d सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दूसरा आपका क्या आएगा, a प्लस डी आएगा, तो इधर आपका क्या आएगा, a माइनस डी। फिर इधर d बढ़ाएंगे तो ये a प्लस 2d आएगा, तो इधर d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a माइनस 2d आएगा। तो ऑड टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो d होगा, और अगर इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा। आप देख सकते हैं, अगर इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दें। अगर हमको इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, जैसे अगर 2 टर्म का सिलेक्शन करना तो एक हम a माइनस डी किए और एक हम a प्लस डी किए। यहां पे अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 2d आएगा। अब अगर 4 टर्म का सिलेक्शन करना है तो पहले ये 2 टर्म को कर दें, ये a माइनस डी और a प्लस डी। अब इवन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2d, तो इधर 2d बढ़ा दें। तो अगर हम इधर 2d बढ़ाएंगे तो ये a प्लस 3d बनेगा, इधर 2d घटाएंगे तो ये a माइनस 3d बन जाएगा। तो याद रखें, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का अगर सिलेक्शन करना है तो उस केस में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो उस केस में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2d आता है। तो ये था आपका एपी का कंसेप्ट। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसमें हम रेशियो लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट 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 AN-1 और AN, ये अगर GP में है, ये अगर किस में है, GP में, तो यहां पे क्या आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। वहां पे क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहां पे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म बराबर होगा फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म डॉट 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 लास्ट टर्म डिवाइड बाय सेकेंड लास्ट टर्म। और इसका जो रेशियो आएगा, इन सब का रेशियो क्या आएगा, सेम, और उसके रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और इसी R को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो AP के केस में डिफरेंस लेते थे, GP के केस में रेशियो लेंगे। AP के केस में डिफरेंस, GP के केस में रेशियो। AP में आपका डिफरेंस जो आता था उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहां पे जो रेशियो आएगा उसको हम कॉमन रेशियो कहेंगे। तो GP में क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। जैसे अगर इसमें हम एक एग्जांपल देखें तो 3 का स्क्वायर
3 का पावर 3, 3 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। यहां पे देखिए अगर हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किए या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म किए या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म किए, आप देख सकते हैं सबका जो वैल्यू है, सबका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेम। तो जब सबका रेशियो सेम आएगा मतलब ये सीक्वेंस आपका किस में है, जीपी में। तो ये हो गया जीपी। अब हम देखते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। जिस तरह से एपी में nth टर्म होता था ठीक वैसे ही जीपी में होगा। ये जितना भी सीक्वेंस है हर एक सीक्वेंस में कुछ ना कुछ nth टर्म होता है। अब वो nth टर्म का काम क्या होता है, nth टर्म का काम होता है कि वो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करे, इसलिए उसका नाम जनरल टर्म पड़ा। तो यहां पे an का फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर n-1, जहां पे a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, r आपका क्या है, कॉमन रेशियो है, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, मतलब कि n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता और n कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। n हमेशा जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर। अब हम यहां पे क्या देखने जा रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जिस तरह से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हम पढ़े थे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी में हम क्या पढ़े थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी भी होगा, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी में दो चीज हम देखते हैं, ध्यान दें। यहां पे r का वैल्यू, r यहां पे क्या है, कॉमन रेशियो। अगर कोई सीक्वेंस है जीपी में तो उसमें दो ही बात हो सकता है, या तो कॉमन रेशियो 1 होगा या फिर कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है तो सम का फॉर्मूला होगा a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। Sn हो जाएगा a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। और अगर कॉमन रेशियो 1 है, कॉमन रेशियो 1, तो उस केस में Sn हो जाएगा na। जरा ध्यान दें, अगर आपके पास एक जीपी है AR, अगर आपके पास एक जीपी है AR स्क्वायर फिर AR क्यूब प्लस डॉट 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 AR का पावर n-1, ये आपका Sn हो गया। अगर यहां पे R क्या है आपका कॉमन रेशियो, अगर R 1 के बराबर नहीं है, अगर r 1 के बराबर नहीं है तो हम सीधा Sn का फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। अगर r 1 हो जाए तो आप खुद देखिए, अगर r 1 हो जाए तो हम r के जगह पे 1 रख दें तो ये क्या आ जाएगा a, फिर ये भी a होगा क्योंकि r के जगह पे 1, ये भी a प्लस डॉट 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 ये a। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n टर्म्स है, और सब में आपको a मिल रहा है। n टर्म्स है, सब में a मिल रहा, तो a को हम n टाइम्स ऐड करेंगे। तो अगर हम a को n टाइम्स ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, na के बराबर। तो आप देखिए Sn क्या आ गया, n इंटू a। तो Sn का दो फॉर्मूला, वो r पे डिपेंड करेगा कि अगर r का वैल्यू 1 है, अगर r का वैल्यू 1 है तो na बनेगा, और अगर r का वैल्यू 1 नहीं है तो a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। लेकिन ये क्या, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि ये फाइनाइट जीपी होगा। अगर इनफाइनाइट जीपी है, अगर क्या आपके पास इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब हो गया कि इंफिनिटी तक टर्म्स जा रहा। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक टर्म्स जा रहा है। तो उस केस में जैसे ये a फिर AR फिर AR स्क्वायर, ये बढ़ता ही जा रहा है, AR का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो इसका सम होगा a डिवाइड बाई 1 - r, a डिवाइड बाई 1 - r, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r क्या है, कॉमन रेशियो। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। अगर r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं है तो ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड नहीं होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a डिवाइड बाई 1 - r, जहां पे a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, और r आपका क्या है, कॉमन रेशियो। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा तब। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जिस तरह से एपी का प्रॉपर्टी होता था ठीक वैसे ही जीपी का प्रॉपर्टी। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होगा। तो अगर उस जीपी को, अगर उस जीपी के हर एक टर्म को
किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दे। ध्यान दे, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में, अगर उस सीक्वेंस के हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी में ही बनेगा और उसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, आर। वही चीज है, यहां पे देखिए एक जीपी है और यहाँ पे जीपी के हर एक टर्म को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट के से डिवाइड किया, तो जो नया सीक्वेंस आया वो भी जीपी में आया और उसका कॉमन रेशियो भी क्या आएगा, आर। उसी तरह से यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपका जीपी ही रहेगा, लेकिन अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, देखिए यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो जीपी में नहीं बनेगा, बशर्ते के जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जीपी है कोई और अगर हम उसको रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब जीपी के हर एक टर्म को रेसिप्रोकेट करें, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 का पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट, तो ये एक जीपी, इसका कॉमन रेशियो 2। अगर हम यहाँ पे सारे टर्म को रेसिप्रोकेट करें 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी जीपी में ही रहेगा, लेकिन इसका भी कॉमन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसका भी कॉमन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है और अगर उस सीक्वेंस के हर एक टर्म पे कुछ पावर हम ले ले, कांस्टेंट पावर, जैसे सब पे पावर 2 ले ले या सब पे पावर 3 ले ले, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में बनेगा, जैसे जीपी में बनेगा। जैसे ये एक सीक्वेंस ये जीपी में है, अगर हम हर एक टर्म पे पावर 2 ले ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा 2 का पावर 4, ये क्या बनेगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, तो ये सीक्वेंस भी जीपी में होगा। इसका कॉमन रेशियो 2 था तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, तो इसका कॉमन रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है, अगर उस सीक्वेंस के हर एक टर्म में हम लॉग ले लेते हैं, हर एक टर्म में क्या लेते हैं, लॉग, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो आपका जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपका एपी में बदल जाएगा। वो सीक्वेंस किस में बदलेगा, एपी में। अगर आपके पास दो सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस जीपी में है, ध्यान दे, दोनों सीक्वेंस जीपी में, अगर हम दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी जो नया सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में ही बनेगा। उन दोनों के कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम दो सीक्वेंस को, जो कि दोनों सीक्वेंस जीपी में है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नया सीक्वेंस बनता है वो कभी भी जीपी में नहीं बनेगा, कभी भी जीपी में नहीं बनेगा। और ये चीज तो आपको पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी में है तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म बराबर होगा। अब यहां पे हम देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स, कि टर्म का सिलेक्शन कैसे करेंगे। अभी हम यही चीज एपी में बताए थे कि टर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर और टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस डी रखे थे, याद होगा, और अगर इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना था तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2d रखे थे। जीपी में क्या होता है कि अगर आपको और टर्म्स का सिलेक्शन करना, लाइक 3 या 5 या 7th टर्म का, तो उस केस में कॉमन रेशियो जो है आप आर रखेंगे। जैसे 3 टर्म का सिलेक्शन करना तो ए, फिर इधर ए आर, ये आपका ए बाई आर। 3 टर्म का सिलेक्शन करना और टर्म्स का सिलेक्शन करना, तो अगर 5 टर्म का सिलेक्शन करना तो ये तो 3 हो गया, ए आर, ए बाई आर। अब इधर आर बढ़ा दे तो ये ए आर स्क्वायर होगा, इधर आर डिवाइड कर दे तो ये ए बाई आर क्यूब होगा। उसी तरह से अगर 7 टर्म का सिलेक्शन करना तो ये 5 टर्म लिखेंगे, फिर इधर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आर से डिवाइड। तो जीपी के केस में कॉमन रेशियो आप क्या रखेंगे, आर। जब 3 टर्म्स का मतलब और टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तब। लेकिन अगर हमको इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, अगर हमको इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो उस केस में कॉमन रेशियो हम रखेंगे आर स्क्वायर। जैसे अगर मानिए 2 टर्म का सिलेक्शन करना तो ये ए बाई आर और ये ए आर। अब देखिए यहां पे अगर हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं तो यहां पे जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर स्क्वायर आएगा। अगर यहां पे हमको 4 टर्म का सिलेक्शन करना तो पहले 2 लिख दे, ए बाई आर, ए आर लिखे, फिर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आर क्यूब होगा, इधर आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये ए बाई आर क्यूब होगा। इस तरह से 6 टर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं, 7, 8 टर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। जितना टर्म का सिलेक्शन करने का मन करे उतना टर्म का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में।
अब आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जस्ट आइडिया होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या। एक्चुअल में हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है ये कुछ खास नहीं है। जैसे कोई प्रोग्रेशन अगर एपी में है, तो अगर एपी के हर एक टर्म को हम रेसिप्रोकेट कर दे तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो एचपी में बनता है। जैसे ये आपका 2, 4, 6, 8, फिर 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी में है। तो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एपी में है। हम यहां पे हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले तो ये 1/2 बनेगा, ये आपका 1/4 बनेगा, ये आपका 1/6 बना, ये आपका 1/8, ये 1/10, 1/12 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नया सीक्वेंस बना रेसिप्रोकल लेने के बाद, यही आपका एचपी है। तो एचपी और एपी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास एचपी है तो एचपी से आप एपी में जा सकते हैं सारे टर्म को रेसिप्रोकेट करके, या अगर आपके पास एपी है तो एपी के हर एक टर्म को रेसिप्रोकेट कर दे तो वो क्या बन जाएगा, एचपी बन जाएगा। तो याद रखें, अगर एचपी का प्रॉब्लम आपके पास है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर एक टर्म को रेसिप्रोकेट कर दे, वो एपी में बनेगा, उसके बाद एपी का कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो ये था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है कि एपी के हर एक टर्म का अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एचपी। अब हम यहां पढ़ेंगे मीन। तीनों का मीन बारी बारी से पढ़ेंगे। एक एरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और फिर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अगेन वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। तो मीन में क्या क्या पढ़ेंगे, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन में दो चीज पढ़ना है। एक आपको दो क्वांटिटी दिया रहेगा, ध्यान दे, दो क्वांटिटी दिया रहेगा, दो क्वांटिटी के बीच सिंगल एरिथमेटिक मीन क्या होगा, या फिर दो क्वांटिटी के बीच एन एरिथमेटिक मीन क्या होगा। वो दो क्वांटिटी आपको पता होगा, दो क्वांटिटी के बीच एक एरिथमेटिक मीन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या दो क्वांटिटी के बीच एन एरिथमेटिक मीन हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं सिंगल एरिथमेटिक मीन को। तो सिंगल एरिथमेटिक मीन, ध्यान दें, ये जो एरिथमेटिक मीन वर्ड है ये एपी से आया। एरिथमेटिक मीन जो है ये आपका एपी से आया। यहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी टू क्वांटिटी है, और कैपिटल ए जो है वो एरिथमेटिक मीन है। स्मॉल ए और स्मॉल बी दो क्वांटिटी है, और कैपिटल ए क्या आपका एरिथमेटिक मीन। इन तीनों को जब हम एक साथ देखेंगे तो ये एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा, और वो सीक्वेंस एपी में होगा। याद रखें, गिवन क्वांटिटी और एरिथमेटिक मीन तीनों को जब हम सीक्वेंस से देखेंगे तो वो सीक्वेंस क्या बनेगा, हमेशा एपी फॉर्म करेगा। तो अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो एपी के कंडीशन को मानेगा। एपी का कंडीशन क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, या फिर सेकेंड टर्म का डबल बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, आपका 2a इज इक्वल टू a प्लस बी बना, तो आपका a क्या बनेगा, a प्लस बी बाई 2। मतलब कि गिवन क्वांटिटी का एवरेज, गिवन क्वांटिटी का एवरेज ही सिंगल एरिथमेटिक मीन है। गिवन क्वांटिटी का एवरेज ही क्या आपका, सिंगल एरिथमेटिक मीन। अगर हम यहां पे एन एरिथमेटिक मीन को देखें तो यहां पे गौर करें, आपके पास फर्स्ट मतलब एक क्वांटिटी a और दूसरा क्वांटिटी क्या है b, और हमको यहां पे a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है, एन एरिथमेटिक मीन है। तो हमको सब निकालना, a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, डॉट 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 an क्या होगा। हम आपको अभी बता चुके हैं कि गिवन क्वांटिटी और एरिथमेटिक मीन ये सब मिलके एक सीक्वेंस बनाता है, और वो सीक्वेंस एपी में होता है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो एपी के कंडीशन को मानेगा। हमको यहां पे a1 a2 a3 डॉट 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 an निकालना है, तो a1 आपका फर्स्ट मीन है। आप सोचिए, फर्स्ट मीन एक्चुअल में इस सीरीज का सेकेंड टर्म है कि नहीं। ये मीन तो फर्स्ट है, लेकिन इस सीक्वेंस का ये है कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म है। तो अगर ये सेकेंड टर्म है तो ये a प्लस डी होगा। अगर हम a2 की बात करें तो a2 है आपका सेकेंड मीन, लेकिन ये टर्म कौन सा है, तीसरा टर्म है। तो अगर ये थर्ड टर्म है तो ये आपका क्या आएगा, a प्लस 2d। उसी तरह से a3 क्या आएगा आपका, a प्लस
3d, a3 आपका क्या आएगा a प्लस 3d आएगा। अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो मेरे पास an क्या आ जाएगा, a प्लस nd आ जाएगा। जहां पे a तो पता है, यहां पे आपको पता करना है d। अगर d पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो d का फॉर्मूला होता है b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। डेरिवेशन है तो डेरिवेशन का आपको जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला याद रखें। d क्या होता है, b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, जहां पे b आपका क्या है लास्ट, a क्या है फर्स्ट, n क्या है नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन। याद रखें ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहां पे क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन है। तो अगर d निकल जाता तो a1 a2 a3 an सब निकल जाएगा। तो जिस तरह से एरिथमेटिक मीन और गिवन क्वांटिटी मिलके सीक्वेंस बनाता था, वो सीक्वेंस आपका किस में होता था, एपी में। तो ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम कंसेप्ट है। ज्योमेट्रिक मीन में भी आपको दो चीज पढ़ना है, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एक एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटी। जैसे एपी में दो क्वांटिटी दिया रहता था, वैसे ही जीएम में भी दो क्वांटिटी रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। यहां पे देखिए गिवन क्वांटिटी ए, गिवन क्वांटिटी बी, और ये जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो गिवन क्वांटिटी और ज्योमेट्रिक मीन तीनों मिलके एक सीरीज बनाएगा और वही सीरीज आपका क्या होगा, जीपी। तो अगर ये जीपी में है तो क्वाइट ऑब्वियस है जीपी के कंडीशन को मानेगा। जीपी का कंडीशन क्या होगा, सेकेंड टर्म, यहां पे देखिए मिडिल टर्म जी है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या बनता है आपका, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो आपके पास जो जी बनेगा वो रूट अंडर ए बी बन जाएगा। जी आपका क्या बनेगा, रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर ए बी। यही आपका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब कि अगर आपके पास 2 है और अगर आपके पास 8 है, इसके बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या बनेगा आपके पास, g इज इक्वल टू 2 इंटू 8 बनेगा। 2 इंटू 8 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब हम यहां पे क्या देखेंगे, एन ज्योमेट्रिक मीन को। तो अगर हम एन ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं, ध्यान दें यहां पे ए और बी दो क्वांटिटी, इस दो क्वांटिटी के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 डॉट gn, ये सब ये कंप्लीट मिलके आपका एक जीपी फॉर्म करेगा। तो अगर ये जीपी फॉर्म करेगा तो जीपी के कंडीशन को मानेगा। जीपी फॉर्म करता है तो आप खुद बताएं, यहां पे g1 आपका फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन आप खुद देखिए यहां पे टर्म कौन सा है, ये सेकेंड टर्म है। तो अगर ये सेकेंड टर्म है तो g1 आपका क्या बनेगा, AR बनेगा। उसी तरह से g2 आपका सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन ये टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म अगर है तो आपका जो g2 है वो क्या बनेगा, AR स्क्वायर। उसी तरह से g3 थर्ड मीन, लेकिन टर्म कौन सा, फोर्थ, तो ये AR क्यूब। यहां पे सेम तरीके से अगर हम gn की बात करें तो ये AR का पावर n बनेगा। तो यहां पे ये g1 g2 g3 gn सब डिपेंड किस पे कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। अगर r निकल जाए तो काम बनेगा। तो r निकालने का मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम r का वैल्यू निकालते हैं। r आपका क्या है, b बाई ए डिवाइड बाई 1 पावर में 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, जहां पे ये n जो है ये नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। याद रखें r क्या आएगा, b बाई ए होल पे पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, जहां पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। अब हम यहां पे देखते हैं हार्मोनिक मीन, या पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बाद देखेंगे हार्मोनिक मीन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, जैसे आपके पास दो क्वांटिटी है a और b, अगर a और b के बीच n अरिथमेटिक मीन है, कितना अरिथमेटिक मीन है, n अरिथमेटिक मीन, तो ये n अरिथमेटिक मीन का सम क्या होगा। तो n अरिथमेटिक मीन का जो सम होगा वो देखिए a प्लस बी बाई 2। आपको याद होगा अभी हम बताए थे कि a और b अगर दो क्वांटिटी है, इसके बीच का जो सिंगल अरिथमेटिक मीन था वो क्या था, a प्लस बी बाई 2। तो अगर हम इसको देखें तो ये सिंगल अरिथमेटिक मीन है दो क्वांटिटी के बीच। देखें यहाँ पे a क्या है, a प्लस बी बाई 2, तो ये सिंगल अरिथमेटिक मीन है दो क्वांटिटी के बीच, और बाहर में क्या n, मतलब कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन जो है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन जो है वो n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन है, n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर हमको a1
प्लस A2 प्लस डॉट 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 A6, सम ऑफ 6 एरिथमेटिक मीन निकालना हो तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे 6, और ये क्या हो जाएगा सिंगल एरिथमेटिक मीन। ये क्या होगा सिंगल एरिथमेटिक मीन। उसी तरह से एरिथमेटिक मीन था तो सम लिए, ज्योमेट्रिक मीन के केस में हम क्या लेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या आएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन याद करें a और b दो क्वांटिटी, इसके बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, तो g आपका क्या था रूट अंडर ab था, और रूट अंडर ab को हम क्या लिख सकते हैं a का पावर 1/2। तो यहां पे देखिए ab का पावर 1/2 होल पे पावर क्या है n, तो ये ab का पावर 1/2 को हम क्या लिख दिए g का पावर n। मतलब प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई n, सिंगल अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई n। अब यहां पे हार्मोनिक मीन देखते हैं। हार्मोनिक मीन में सिंगल हार्मोनिक मीन ही आपको देखना है। हार्मोनिक मीन का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ये a और b दो क्वांटिटी, ये h हार्मोनिक मीन है, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएगा आपका hp बनाएगा। हम आपको hp के बारे में क्या बताएं कि अगर हर एक टर्म का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो hp जो है वो किस में चेंज कर जाता है ap में, तो हम सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/a 1/h और ये 1/b बन गया। अब बताइए ये किस में बना, AP में बना। तो अगर ये AP में बना तो अब AP का कंडीशन मानेगा, AP का कंडीशन क्या होगा ट्वाइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मतलब सम 1/a प्लस 1/b। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2/h, इधर क्या आ जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई ab, 2 को नीचे भेज दे, तो 2 को नीचे भेज दे तो ये 1/h इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2ab। अब हम इसको उल्टा कर दें तो ये h क्या आएगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। तो ये आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अगर दो क्वांटिटी दिया है a और b, उसका हमको हार्मोनिक मीन निकालना हो, हार्मोनिक मीन, तो h बनेगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस b, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। अब इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच, तो a, g और h, a, g और h, a है आपका अरिथमेटिक मीन दो क्वांटिटी के बीच का, g है आपका ज्योमेट्रिक मीन और h है आपका हार्मोनिक मीन दो क्वांटिटी के बीच, सेम दो क्वांटिटी के बीच। तो ये तीनों मिलके एक जीपी फॉर्म करता है, ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करेगा जीपी। तो अगर ये एक जीपी फॉर्म करेगा तो जीपी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर सम ऑफ द फर्स्ट और लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। अब जरा सोचिए अगर इस तीन में से हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन, इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू पता है तो तीसरे का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। तो इन तीनों में अरिथमेटिक मीन जो है उसका वैल्यू हमेशा बड़ा होगा सबसे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करेंगे। a जो होगा वो g से बड़ा होगा, g जो होगा वो h से बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा आपका अरिथमेटिक मीन होगा। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक को, ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन। AGP, AGP क्या होता है? ये देखिए दो वर्ड से बना है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। मतलब इसके पास AP का भी गुण होगा, मेरिट होगा, और इसके पास GP का भी मेरिट होगा, मतलब GP का भी कंडीशन मानेगा। अब देख सकते हैं ये सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें, अगर हम यहां पे D के जगह पे 0 पुट कर दें, पूरे में D के जगह पे क्या पुट करें 0, तो गौर करें ये क्या बनेगा A, फिर ये क्या बनेगा AR, ये आपका क्या बनेगा AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा A R का पावर n। आप खुद यहां पे देख सकते हैं ये आपका GP में बना। अगर हम यहां पे R के जगह पे 1 रख दे, तो अगर हम R के जगह पे 1 रख देते हैं, तो अगर हम R के जगह पे 1 रखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा A, फिर ये क्या आ जाएगा A प्लस D,
ये क्या आएगा a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए आपका AP में बन गया। तो मतलब इस सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंस पार्शियली AP में है और पार्शियली GP में है। अगर इस सीक्वेंस में हम D के जगह पे 0 पुट कर दे तो ये आपका GP में आ जाएगा, और अगर इस सीक्वेंस में हम R के जगह पे 1 पुट कर दे तो ये आपका किस में आ जाएगा, AP में। तो इसमें AP का भी गुण है और GP का भी गुण है, इसलिए ये आपका कहलाता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। अब सवाल उठता है कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन में इसका सम कैसे निकालते हैं। तो इसका सम निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दें, एकदम सिंपल सा तरीका है। ये Sn दिया हुआ है, Sn है a प्लस डी AR। तो ये तो आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज है। हम यहां पे क्या करेंगे, ऊपर वाले सीरीज को एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, एक टर्म खाली शिफ्ट करेंगे और R से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर कीजिए यहाँ पे a था, इस पूरे को R से मल्टीप्लाई किए तो ये AR आ गया, और एक टर्म शिफ्ट किए तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के प्लेस पे आ गया। किसके प्लेस पे आ गया, सेकेंड टर्म के प्लेस पे। अब फिर इसको हम R से मल्टीप्लाई किए, ये जब R से मल्टीप्लाई हो तो ये क्या बनेगा, a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। इसको जब हम R से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस 2d इंटू आर क्यूब। ये नेक्स्ट, इसको जब हम R से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आर का पावर n। तो देखिए ये, और एक टर्म शिफ्ट हुआ, इससे ये एक टर्म आगे निकल गया, और यहाँ पे R। अब हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये Sn माइनस RSn, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस RSn बना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये a आ गया। यहाँ पे अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, dr बचेगा। फिर इसमें जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए AR स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2dr स्क्वायर तो dr स्क्वायर बचेगा। इस तरह से ये लास्ट में क्या बचेगा आपका, dr का पावर n माइनस 1, और ये टर्म एज इट इज आ गया। अब आप खुद देखिए, इससे हम d कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम d कॉमन ले ले तो d कॉमन लिए तो यहां से क्या बचेगा, r स्क्वायर डॉट 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 r का पावर n माइनस 1 बचा, और ये जैसे है वैसे ही रहने दिए। अब आप यहां पे खुद देख सकते हैं ये GP में आ गया, GP में आ गया तो यहां पे हम GP का सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो GP का सम का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां पे अगर हम GP का सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस r। इस पे हम GP का सम का फॉर्मूला लगाए थे। यहां पे एक सेकेंड, एक चीज यहां पे देख रहे, ध्यान दे, यहां पे मेरे पास ये 1 माइनस r है, यहां पे क्या है मेरे पास, यहां पे मेरे पास 1 माइनस r है, 1 माइनस r। इस पे हम GP का फॉर्मूला लगा रहे हैं और ये 1 माइनस r को नीचे भी भेज रहे हैं। तो अगर 1 माइनस r को नीचे भेजेंगे तो Sn इज इक्वल टू ये a डिवाइड बाई 1 माइनस r आएगा, इधर से d, और यहां पे जब d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर। तो a फर्स्ट टर्म क्या होगा, r, फिर 1 माइनस r का पावर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता सम का, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 होता है, या फिर a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r हम लिख सकते हैं ना। तो ये d तो कॉमन आया, फर्स्ट टर्म r, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है तो r का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r, और इधर जो है जैसे है वैसे ही रहने दिए, n माइनस 1 d, और ये आपका क्या बनेगा, r का पावर n। इधर से 1 माइनस r को नीचे किए तो ये 1 माइनस r का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस r। तो ये आपका GP का फॉर्मूला हो गया, मतलब GP का नहीं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज के सम का फॉर्मूला। जब कभी भी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज का सम निकालना हो तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान दें, यही फॉर्मूला। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये है सम ऑफ n अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको टर्म का सम, n अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको टर्म का सम। लेकिन ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज जो है ये जरूरी नहीं है कि फाइनाइट ही रहेगा, ये इनफाइनाइट भी हो सकता, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा तो उस केस में सम क्या होगा,
तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r का वैल्यू -1/1 के बीच होगा। अगर r का वैल्यू -1/1 के बीच में नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। याद रखें, r का वैल्यू -1/1 के बीच में होना चाहिए। तो ये था एजीपी का। अब हम देखते हैं सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज क्या होता है? तो सम स्पेशल सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। जैसे यहां पे पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम किससे लिख रहे हैं? सिग्मा आर से। आप लोगों को पता होगा। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, ये क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जिसको हम सिग्मा आर स्क्वायर कहते हैं। उसी तरह से सिग्मा आर क्यूब आएगा। सिग्मा आर क्यूब आप देख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, ये होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा टी आर, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ सम। तो सिग्मा टी आर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn। तो सम ऑफ द टर्म्स किसके बराबर होगा? Sn के बराबर। सम ऑफ द टर्म्स किसके बराबर होगा? Sn। अगर सिग्मा किसी कांस्टेंट पे लगा हो, अगर सिग्मा किसी कांस्टेंट पे लगा हो, जैसे सिग्मा 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 2n। अगर सिग्मा k है आपके पास तो ये क्या बनेगा? kn। तो सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा अगर किसी कांस्टेंट के साथ है तो वो कांस्टेंट इंटू n होगा। अब सम स्पेशल सीक्वेंस का जब कभी भी मेरे पास प्रॉब्लम आता है तो उसको बनाने का 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में हम टीआर फाइंड करते हैं जनरल टर्म, और दूसरे स्टेप में हम Sn इज इक्वल टू सिग्मा टीआर लगाते हैं, उसका फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालते हैं। याद रखें, सम स्पेशल सीक्वेंस के किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए 2 स्टेप लगता है। पहले स्टेप में हम टीआर फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में Sn आपका क्या आएगा? सिग्मा टीआर। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए एक प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ, इसको थोड़ा सही से ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें। अब देखिए हर एक टर्म जो है वो 2-2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसका जो टीआर होगा वो भी 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 है, थर्ड टर्म में यहाँ 3 है, तो rth टर्म में क्या होगा? यहाँ r होगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ गया, मतलब इससे 1 अधिक, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब इससे 1 अधिक, तो यहाँ r है तो वहाँ क्या बनेगा? r प्लस 1। तो ये आपका हो गया टीआर। टीआर क्या आया? r इंटू आर प्लस 1। टीआर क्या आया? r इंटू आर प्लस 1, जो कि आपका बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस आर के। तो टीआर किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर प्लस आर। टीआर किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर प्लस आर। तो टीआर तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना? सम Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपका क्या होता है? सिग्मा टीआर। सिग्मा टीआर, टीआर यहां पे क्या है? आर स्क्वायर प्लस आर, तो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर रखे तो ये आपका क्या बनेगा? सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग को पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस सिग्मा आर का फॉर्मूला भी पता है n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां से इसको खाली सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखें, जब कभी भी आपके पास सम ऑफ द सीरीज, सम स्पेशल सीरीज का प्रॉब्लम रहेगा तो सारे प्रॉब्लम के लिए आपको 2 ही स्टेप है मेन। पहले आपको टीआर निकालना है, उसके बाद Sn निकालना, टीआर निकालना फिर Sn। तो ये था एक टाइप का प्रॉब्लम। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम में आपको मिलेगा मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि सीक्वेंस डायरेक्ट एपी में नहीं होगा। जैसे यहां पे आप देखिए सीक्वेंस डायरेक्ट एपी में नहीं है, इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये क्या आ रहा? 4। इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा? 7। इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो 10। इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 13। यही आ रहा है। लेकिन ये एपी में तो नहीं आया डिफरेंस, लेकिन अब हम इस डिफरेंस का डिफरेंस अगर निकालें तो इसका डिफरेंस 3 आएगा, इसका डिफरेंस भी 3 आएगा, इसका डिफरेंस भी 3 आएगा। तो देखिए यहां पे ये एपी में आ गया, मतलब कि यहां पे सीक्वेंस डायरेक्ट एपी में नहीं है, इसका जो फर्स्ट डिफरेंस है वो एपी में। तो
तो जब सीक्वेंस डायरेक्ट एपी में ना हो, फर्स्ट डिफरेंस एपी में हो, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? हमेशा पहले आपको टीआर निकालना ही होगा। तो टीआर इस टाइप के प्रॉब्लम में टीआर जो आएगा वो आर के रूप में क्वाड्रेटिक आएगा। याद रखें, आर के रूप में क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। कब? जब ओरिजिनली सीक्वेंस एपी में नहीं हो, फर्स्ट डिफरेंस एपी में हो। तो क्वाड्रेटिक अगर हमको लेना है, टीआर क्वाड्रेटिक आएगा, तो क्वाड्रेटिक हम ऐसा लेंगे, a इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू लिए, फिर प्लस b इंटू आर माइनस वन लिए, प्लस c। इस तरीके से क्वाड्रेटिक ले लिए। अब हमको यहाँ से abc का वैल्यू निकालना है। हम r के जगह पे 1 रखते हैं, तो अगर हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो ये देखिए ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहाँ पे r के यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0, यहाँ पे r के यहाँ पे 1 रखेंगे 0, तो t1 इज इक्वल टू क्या आ गया? c। और t1 क्या है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, तो c का वैल्यू क्या आ गया? 1, तो c 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं? r के जगह पे 2 रखते हैं। तो अगर हम r के जगह पे 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 बनेगा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? t2 आ जाएगा। ये तो 0, यहां 2 रखे तो ये b प्लस c आया, और t2 क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? 5 के बराबर, तो यहां पे 5, ये b प्लस c के जगह पे 1, तो b का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो यहां से b का वैल्यू आ गया 4। अब अगर हम r के जगह पे 3 रखते हैं, तो r के जगह पे अगर हम 3 रखें तो ये क्या बनेगा? t3 बनेगा। यहां पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 बना, और 3 माइनस 2 2, तो ये 1, तो ये तो 2a आ गया। यहां पे रखेंगे तो ये 2b प्लस c आएगा। t3 क्या है? 12 है। 2a क्या है आपका? a तो निकालना ही है, a प्लस b आपका 4 है, 2 इंटू 4 क्या बनेगा? 8, प्लस c आपका क्या है? 1। तो यहाँ पे देखिए ये 9 बन रहा है, ये 12, तो 2a इज इक्वल टू 3 बनेगा। a का वैल्यू क्या आ गया? 3/2। तो यहाँ से a का वैल्यू 3/2 आया, c आया 1 और b आया 4। तो ये a, b और c इन सब के वैल्यू को यहाँ पे रखें, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? tr आ जाएगा 3/2, r माइनस 1, r माइनस 2, b के जगह पे 4, r माइनस 1 प्लस c की जगह पे 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? tr। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे ही tr आएगा हम आसानी से sn निकाल सकते हैं। sn का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा tr आप लगाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r क्यूब के फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर दे। तो ये था आपका मेथड ऑफ डिफरेंस। अब हम आ रहे हैं इसके लास्ट टॉपिक, वीएन मेथड। वीएन मेथड जो है ये एक्चुअली एक शॉर्टकट है जिससे आप किसी भी लंबे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, पहला टर्म में r नंबर का प्रोडक्ट है, दूसरे टर्म में भी r नंबर का प्रोडक्ट है, तीसरे टर्म में भी r नंबर का प्रोडक्ट, उसी तरह से लास्ट टर्म में भी r नंबर का प्रोडक्ट। तो इसका सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई r प्लस 1, जहां पे ये जो r है, ये r एक्चुअल में दिखा रहा कितने नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे r नंबर का प्रोडक्ट है तो वही r प्लस 1। ये जो d है, इसमें जो नंबर है उसका कॉमन डिफरेंस। और यहां पे देखिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म का an है, an प्लस 1, बढ़ते बढ़ते an प्लस r माइनस 1 में जाएंगे और एक टर्म और आगे बढ़ेंगे, an प्लस r। और ये देखिए इससे आया है, फर्स्ट टर्म से आया, a1 से लेके ar तक। तो देखिए यहाँ पे a1 से ar, और एक स्टेप पीछे जाएंगे, a1 है तो a0। जैसे एक प्रॉब्लम अगर हम ले 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1, इसका सम अगर निकालना तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? r प्लस 1, r मतलब कितना प्रोडक्ट है? 2 नंबर है तो 2, तो r के यहाँ पे 2 रखे तो 2 प्लस 1। कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 माइनस 1, 1 करेंगे, 1। अब हम लास्ट टर्म को पकड़ेंगे, तो लास्ट टर्म में जो है क्या है? n है, n प्लस 1 है, और इसी सीक्वेंस में एक टर्म और आगे बढ़े, n प्लस 1, एक एक बढ़ रहा, तो ये क्या बनेगा? n प्लस 2, फिर माइनस। अब पहला टर्म में 1 इंटू 2 को लिखे, इसी सीक्वेंस में एक टर्म पीछे जाए। इसमें क्या किए थे? आगे गए थे, इसमें पीछे जाएंगे, तो इसमें पीछे जाएंगे तो 1 घटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो अगर ये 0 आ गया तो ये कंप्लीट 0 बन गया। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा? 2 प्लस 1 3, नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। तो ये है आपका वीएन मेथड। तो
तो वीएन मेथड हम इस टाइप के प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हैं और वीएन मेथड हम इस टाइप के प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वहां पे क्या था, सब न्यूमरेटर में था, अब क्या है डिनोमिनेटर में। 1 डिवाइड बाई A1 A2 A3 AR, 1 डिवाइड बाई A2 A3 AR प्लस 1। मतलब यहां पे भी आपके पास क्या है, नीचे RR नंबर है, मतलब हर एक टर्म में RR नंबर का प्रोडक्ट है। ये आपका बीच में प्लस डॉट 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 प्लस ये टर्म है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, वहां पे क्या था R प्लस 1, यहां पे R माइनस 1। R क्या है, जितना नंबर्स है डिनोमिनेटर में, D क्या है, इस नंबर का डिफरेंस। अब इसमें हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म को ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जैसे, लेकिन एक लास्ट वाले टर्म को छोड़कर, फर्स्ट में लास्ट वाले को छोड़कर A1 A2 AR माइनस 1, और फिर लास्ट टर्म को लिखेंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़कर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म an था, तो an को छोड़कर कहां से काउंटिंग शुरू की, an प्लस 1। 1 डिवाइड बाई R माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट में लास्ट को छोड़ेंगे, लास्ट में फर्स्ट को छोड़ेंगे। जैसे 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये है। तो इसका सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या बनेगा ये 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, R यहाँ पे कितना है 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो ये 2 बना। कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 1। अब फर्स्ट में लास्ट को छोड़ दो, तो 1 2 3 है, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 2, लास्ट को छोड़ दिए माइनस। यहाँ पे देखिए an से तो an प्लस 1, मतलब लास्ट में फर्स्ट को छोड़ो, तो लास्ट में n से शुरू है तो n को छोड़ दो, तो 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जोड़ घटाव करें, जो आएगा आंसर। तो ये था आपका वीएन मेथड। वीएन मेथड थोड़ा अच्छे से करके जाए, ये शॉर्टकट है। थैंक यू वेरी मच। यहां तक आप अच्छे से करें। ये कंप्लीट थ्योरी है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी थ्योरी में से पूछा जाएगा। अगर इसके बावजूद अगर कहीं आपको दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर से भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।